हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। मैं चंदा गुजर और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ राजस्थान के प्राकृतिक एवं भौतिक स्वरूप के पीवाईक्यू क्वेश्चन के बारे में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इसको बहुत ध्यान से देखना और समझना है। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चंस के बारे में, पीवाईक्यू क्वेश्चंस के बारे में, जो कि कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। स्क्रीन का पर आपको नजर आ रहा होगा। देखिए पहला क्वेश्चन, राजस्थान को प्रमुख भौतिक विभागों में कितनी बार बांट सकते हैं। यहाँ पर प्रमुख लिखा है स्टूडेंट, यानी कि मुख्य रूप से कितने विभागों में इसे बांटा जा सकता है। तो प्रमुख रूप से इसको 4 भागों में बांटा जा सकता है। हमने बात की है कि जो पहला है उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो सेकंड ऑप्शन हमारा जो है वो सही है। आगे देखिए स्टूडेंट, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है। आप ही बताइए कौन सा अंचल सबसे प्राचीनतम है। हमने बात करी ही है, हमारे जो ये भूभाग है चारों, इनमें से सबसे प्राचीनतम जो है वो हमारी अरावली पर्वतमाला है। और सबसे नवीन अगर बात करें तो वो थार का मरुस्थल है। तो इसमें जो ऑप्शन 3 आपको दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल करेक्ट है। फिर बात करते हैं, झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा से यात्रा करते हुए आप निम्न में से किस प्रकार के भौतिक स्वरूपों के क्रम का अवलोकन करेंगे। देखिए आप यहाँ पर झालावाड़ कहाँ है। झालावाड़ आपको इस दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में नजर आ रहा होगा, जहाँ से हमारा मानसून भी एंटर करता है। तो ये देखिए झालावाड़ ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा। ये पूरा हाड़ौती का पठार भी है, लावा का पठार है, यहाँ पर पाया गया है। तो आप ऑप्शन में देखिए, हम जा रहे हैं झालावाड़ से बीकानेर की ओर। मैप में आपको नजर आ रहा होगा, हम यहाँ से चल रहे हैं और जा कहाँ रहे हैं, बीकानेर की ओर। तो हाड़ौती का पठार आया, फिर यहाँ पर ये मैदानी भूभाग आया है जो कि बनास बेसिन है। फिर मध्य अरावली को हम पार करते हुए बीकानेर के यहाँ जाते हैं। तो ऑप्शन में आप देखिए, ये जो चौथा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, हाड़ौती का पठार, बनास बेसिन, मध्य अरावली, तो बिल्कुल करेक्ट है और आपको समझ में भी आया होगा। आगे हम बात करते हैं, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट। हमारा जो ये राजस्थान है, अगर भारत के, इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो किस जगह पर ये आता है, थोड़ा मैप में देखिएगा स्टूडेंट। इस तरीके से कुछ हमारा इंडिया का मैप है और इंडिया में ये उत्तर पश्चिम दिशा की ओर, राजस्थान की जो हमारी दिशा है उस जगह ये लोकेटेड है। तो आप देखिए, ये जो गंगा वाला जो मैदान है हमारा इस तरफ है और कुछ प्रायद्वीपीय पठार हमारा दक्षिण की दिशा में यहाँ पर फैला हुआ है। वो पठार भी यहाँ पर आता है इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारा जो ये थार का मरुस्थल है और हमारे जो ये मैदान है, ये इंडिया के पर्सपेक्टिव में जो इंडिया के बृहद मैदानी भाग हैं उसका भाग है। और ये जो पठारी प्रदेश है ये, और ये जो हमारी अरावली है, ये हमारे प्रायद्वीपीय पठार का पार्ट है। समझ में आया होगा आपको। तो देखिए आप ऑप्शन में सबसे पहला ही जो दे रखा है, उत्तरी बृहद मैदान और प्रायद्वीपीय पठार, और यही सही आंसर भी है। आपको समझ में आया होगा इंडिया के पर्सपेक्टिव में कैसी स्थिति है राजस्थान की। आगे बात करते हैं, निम्न में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र अपनी सीमा को मध्य प्रदेश से साझा करता है स्टूडेंट। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, जो कि एमपी से, मध्य प्रदेश से टच होता है। देखिए आप, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र, पश्चिमी शुष्क क्षेत्र,
अर्ध शुष्क क्षेत्र और अरावली क्षेत्र। तो आपको पता ही है एमपी हमारा इस तरफ है ये, और यहाँ पर कौन सा किसकी सीमा टच कर रही है, तो जो दक्षिणी पूर्वी पठारी हमारा भाग है यहाँ पर यही टच कर रही है। ये तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखिए आगे बात करते हैं स्टूडेंट। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हरियाणा राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? नहीं करता स्टूडेंट। तो देखिए आप, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र, अर्ध शुष्क क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र और अरावली क्षेत्र। तो आप देखिए स्टूडेंट, अर्ध शुष्क यानी कि जो हरियाणा है उसके साथ गंगानगर की सीमा टच होती ही है, तो ये तो नहीं है ऑप्शन में। मैदानी क्षेत्र की भी डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं और अरावली के भी कुछ क्षेत्र डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं, और क्योंकि एमपी से टच करते हैं, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र हरियाणा से बिल्कुल नहीं करते हैं, तो इसका जो पहला ऑप्शन है यही करेक्ट है। फिर आगे देखिए, राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं स्टूडेंट। आपको थोड़ा सा डिटेल में जानना होगा और समझना होगा। इन तथ्यों को पढ़ के हमें बताना है कि गलत कौन सा है। तो देखिए, पहला, अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है, और बिल्कुल है, ये बिल्कुल करेक्ट बात है, तो ये तो सही है। फिर बात करते हैं, उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। फिर इसके बाद बात करते हैं कि पश्चिमी बालूका मैदान तैतीस सागर का अवशेष है। तो है बिल्कुल, तैतीस सागर के ही बालूका के जो मैदान है यानी कि जो मरुस्थल है वो तैतीस सागर के अवशेष हैं, बिल्कुल करेक्ट बात है। फिर दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है, ये भी बिल्कुल करेक्ट बात है। तो ऑप्शन पहला, तीसरा और चौथा तो करेक्ट है। जो गलत है वो कौन सा है? तो आप देखिए, हमारा जो उत्तरी पूर्वी मैदानी भाग जो है, मैदान जो है, वो सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान नहीं है स्टूडेंट, ये भी तैतीस सागर के ही अवशेष है। मरुस्थल, थार का जो मरुस्थल है वो, और ये हमारा जो उत्तर पूर्वी मैदान है, ये दोनों ही तैतीस सागर के अवशेष हैं। तो समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थित का सही क्रम है। उत्तर से दक्षिण दिशा में इसकी स्थिति हमें बतानी है। उत्तर यानी कि सबसे उत्तर, आप एक बार मैप देखिए आप, ये देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम विंध्यन श्रेणी, लूनी बेसिन, शेखावटी प्रदेश, माही का मैदान। तो ये तो करेक्ट नहीं है, क्योंकि उत्तर में सबसे पहले हमारा शेखावटी प्रदेश ही आता है। लूनी बेसिन ये भी नहीं, इसमें शेखावटी नंबर 1 पे आएगा। तो आप देखिए, शेखावटी प्रदेश सबसे नंबर 1 पर है, फिर विंध्यन श्रेणी है बिल्कुल, और लूनी बेसिन उसके बाद, और उसके बाद माही का मैदान। ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ शेखावटी प्रदेश जो है यहाँ है। ये लूनी का बेसिन यहाँ है, ये विंध्यन का गार, और ये माही। आपको समझ में आया होगा। तो इसका जो ये तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। फिर आगे बात करें, राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल एवं जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः कितना है? ये तो आपको याद हो ही गया होगा कि जो हमारा डेजर्ट है राजस्थान में लगभग 61.11% फैला हुआ है, और इसमें जनसंख्या जो है 40% रहती है। ठीक है, आगे देखिए, अरावली श्रृंखला के पश्चिमी
व उत्तर पश्चिम में स्थित 12 जिलों में से, क्वेश्चन आया हुआ है 12 जिलों में राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। ये पहले का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है। तो अब जो है डेजर्ट के अंदर 12 नहीं 16 डिस्ट्रिक्ट है। आप ध्यान रखिएगा कि अरावली श्रृंखला के पश्चिमी व उत्तर पश्चिम में स्थित 16 जिलों में राज्य के कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, यानी कि डेजर्ट में, मरुस्थल में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। और ये थोड़ा ट्रिकी है क्वेश्चन, आरएस एग्जाम में आया हुआ है, आप देखिए। तो 40%। फिर आगे बात करते हैं, राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार दिशा में हो रहा है, यानी कि किस दिशा में हो रहा है। इसका जो ढाल है उसके बारे में पूछा है। पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर, पश्चिम से पूर्व और उत्तर से दक्षिण। जो हमारा ये मरुस्थल का विस्तार पूछा है ना, किस तरफ से फैला हुआ है। एक बार डेजर्ट को आप देखेंगे, ये डेजर्ट है, ये अरावली पर्वत श्रृंखला यहाँ पर है। तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर है इसका विस्तार, इस तरीके से। और ढाल की अगर बात करें तो ये ढाल इस तरफ से है। समझ में आया होगा आपको। ढाल जो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है, और अगर विस्तार पूछ ले तो विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो इसका जो ऑप्शन देखिए आप, ये तीसरा पश्चिम से पूर्व की ओर, ये बिल्कुल करेक्ट है। फिर बात करते हैं, थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है। तो हमारा जो ये थार का डेजर्ट है भारत में है, 85% फैला हुआ है लगभग, और 15% ये पाकिस्तान में फैला हुआ है। तो भारत में ये कहाँ है, तो ये राजस्थान में भी है, आपको पता ही है, पंजाब में है, गुजरात में है, हरियाणा में है। इन चारों को ध्यान रखिएगा स्टूडेंट आप। राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा। अकेले राजस्थान में 62 लगभग 61.11% ये है। तो इसका ये चौथा जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। फिर बात करते हैं आगे, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है। हमारा जो ये पश्चिम थार का जो डेजर्ट है, इसका कितना प्रतिशत है, तो हम देखते हैं, क्योंकि लगभग इस ऑप्शन के हिसाब से देखें तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और आपको इस डेटा को ध्यान रखना है। ये पूरा पश्चिमी मरुस्थल, इंडिया के अंदर जो 85% मरुस्थल है उसकी बात पूछ रहा है क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा आप, जो चारों अपने स्टेट है उनके अंदर इसका कितना प्रतिशत है। तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर फैला है। अकेले राजस्थान के लिए नहीं पूछा है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि राजस्थान में तो 61.11% यानी कि लगभग 2,09,000 वर्ग किलोमीटर है ये। ठीक है स्टूडेंट, ऑप्शन थर्ड बिल्कुल इसमें करेक्ट है। फिर आगे बात करें, एक क्वेश्चन यहाँ देखिए आप, गतिशील रेत के टीले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में कहते हैं, क्या कहते हैं? गतिशील। ये जो रेत के पश्चिमी राजस्थान में शुष्क मरुस्थल में बालू रेत के जो टीले हैं, ये इनको हम टीले, दोरे या धरियन, क्योंकि गतिशील इसलिए कहा गया है कि रेत हवा के बहाव के कारण ये चेंज होते रहते हैं, तो स्थानीय भाषा में इसको धरियन कहते हैं इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। बाकी टीले, धोरे, धरियन ये तीनों कहा जाता है। तो ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल करेक्ट है। फिर बात करते हैं, थार मरुस्थल में ठाड़ के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? जो चंद्राकार बालू का स्तूप में जो गर्त बन जाते स्टूडेंट, यानी कि बरखान के अंदर जो गहरे गर्त यानी गड्ढे बन जाते हैं, इनको ही ढांड कहा गया है। कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, आप ऐसे ही इसको याद रखिए फैक्ट को, कि
क्योंकि जो चंद्राकार बालू का स्तूप है यानी बरखान है, उसके अंदर गर्त यानी गड्ढे जो बन जाते हैं उनको ढांड के नाम से जाना जाता है स्थानीय भाषा में। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। फिर बात करते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन ऊपर दे रखा है, देखिए प्लाया, बहुत इंपॉर्टेंट है प्लाया। प्लाया क्या है स्टूडेंट? प्लाया खारे पानी की बड़ी बड़ी झीलें हैं राजस्थान के अंदर जो फैली हुई है, जैसे सांभर, डिडवाना, पंचपदरा, ये बड़ी बड़ी झीलें उन्हें वहां की भाषा में प्लाया कहा जाता है। तो प्लाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है? तो थार का जो मरुस्थल है यही करेक्ट आंसर है। फिर आगे बात करते हैं, गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृहद भू आकृतिक विभाग का भाग है? आप ध्यान से देखिएगा, गोडवाड़ प्रदेश कहा किसको गया है? तो जो लूनी बेसिन आपने नाम सुना होगा, वो दोनों जो है अर्धशुष्क मैदान के अंदर पश्चिमी राजस्थान में, जो एक तो है शुष्क वाला पार्ट और दूसरा है अर्धशुष्क। ये पश्चिमी राजस्थान है हमारा, पूरा थार का डेजर्ट है। यहाँ पर शुष्क वाला मरुस्थल है और यहाँ पर अर्धशुष्क वाला मरुस्थल है। इसके अंदर जो ये लूनी बेसिन है, इसको पूरे को गोडवाड़ क्षेत्र भी कहा जाता है, दोनों। तो आपको समझ में आया होगा यहाँ पर गोडवाड़ क्षेत्र। आप देखिए ऑप्शन में, पूर्वी मैदानी प्रदेश, पश्चिमी शुष्क प्रदेश और हाड़ौती पठार घग्गर प्रदेश। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन पश्चिमी शुष्क प्रदेश, क्योंकि मैदानी प्रदेश नहीं है, हाड़ौती भी नहीं है और घग्गर प्रदेश भी नहीं है। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ करेक्ट लगता है। देखिए आप एलडीसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ये। फिर बात करते हैं, निम्न में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है, इसको ध्यान रखना ऑप्शन है। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु भी बिल्कुल है। यहाँ रेतीली मिट्टी पाई जाती है, हाँ तो बिल्कुल करेक्ट ही है। यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, हाउ इट इज पॉसिबल, नहीं हो सकता। यहाँ बालू के स्तूप भी पाए जाते हैं, ये भी करेक्ट बात है। यहाँ पर जो है कांटेदार झाड़ियां पाई जाती है स्टूडेंट, आपको पता ही है। तो ये सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, हमने बात करी थी मैप के अकॉर्डिंग। इन अरावली प्रदेशों के बारे में आपने पढ़ाई है। मरुस्थल के अंदर जो है कांटेदार झाड़ियां, ऐसी वनस्पति पाई जाती है। अरावली के अंदर उष्ण कटिबंधीय जो ये क्षेत्र है, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार झाड़ियां यहाँ पाई जाती है। और मैदानी क्षेत्र जो हमारा है, इसमें मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं। और दक्षिण का जो ये पठार है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, इसके अंदर सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। आपको याद रखने हैं ये चारों फैक्ट और वनस्पति भी। तो आप देखिए, सदाबहार वन तो मरुस्थल में नहीं पाए जाते हैं, ये तो पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पर इस आंसर ये ठीक है। आगे बात करें, एक क्वेश्चन ये आया हुआ है पहले, थर्ड ग्रेड टीचर 2006 में। अंतरिक्ष मेहमानों की पसंदीदा जगह जहां एक दशक में 9 उल्का पिंड गिरे, ऐसा कौन सी जगह है? तो ऑप्शन देखिए, ढूंढाड़ अंचल, वागड़ अंचल, हाड़ौती अंचल और थार का रेगिस्तान का अंचल। तो ये जो रेगिस्तान का अंचल है, यहीं की ये घटना है और आपको याद रखनी है। हमारा जो थार का डेजर्ट है, ये विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या आबादी वाला मरुस्थल है, आपको ध्यान रखना है इस बात को भी। फिर एक क्वेश्चन है, बाप बोल्डर्स बेड क्षेत्र को आपको याद रखना है, राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इस फैक्ट को ऐसे ही याद रखिए आप स्टूडेंट। जो हमारा जोधपुर है, उसमें एक बाप गांव है और वहां के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको बाप क्षेत्र से अगर क्वेश्चन आता है तो जोधपुर को ही करेक्ट करना है। सेकंड ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट है और ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये कौन से युग से संबंधित है बाप बोल्डर्स बेड?
तो ये जो है कार्बोनिफेरस युग से संबंधित है और ये जोधपुर से रिलेटेड है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है यहाँ। फिर आगे बात करते हैं, पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, और आपको ध्यान रखना है हमारा जो पश्चिमी राजस्थान है उसके अंदर, ये हमारा पश्चिमी राजस्थान है, मरुस्थल है सॉरी, इस पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो मरुस्थल फैला हुआ है ये अर्ध शुष्क क्षेत्र है और ये शुष्क क्षेत्र है। इस शुष्क क्षेत्र के अंदर एक ऐसा भी पार्ट है जहां पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं। कुछ डिस्ट्रिक्ट है, कुछ इस तरीके से समझिएगा आप, एक ऐसा पथरीला पठारी मरुस्थल है यहाँ पर जहाँ पर सिर्फ पत्थर की चट्टानों से ये निर्मित है जुरासिक काल की, और यहाँ पर हवा के बहाव के कारण सारी रेत उड़ जाती है और ये पूरा मरुस्थल में ये पत्थर का ही है। ये लगभग जैसलमेर, फलोदी, बाड़मेर इन क्षेत्रों में फैला हुआ है और इसको हमादा के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है कि बाकी जो क्षेत्र है यहाँ पर तो रेत के टीले बनते हैं अलग अलग आकृति में, पर इस शुष्क मरुस्थल में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर ये टीले नहीं बनते हैं अलग अलग आकार के? तो ये वाला क्षेत्र जो है बालू का स्तूप से मुक्त यानी नहीं बनते हैं, ये वाला क्षेत्र है। इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है वो, और ये पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत है यहाँ पर, ये जो भाग है कितने प्रतिशत है। तो आप देखिए ऑप्शन में एक बार, ये जो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है 41.5, 61.11, 18.6, 14.7, तो आपको ध्यान रखना जो डेजर्ट है हमारा पूरा मरुस्थल है वो तो है 61.11, पर बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र जो है वो है 41.5। इस फैक्ट को आपको याद रखना है। इसी तरीके से समझ में आया होगा आपको, तो पहला आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन ये देखिए आप, निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? तो ऑप्शन में जो फलोदी पोखरण दे रखा है बिल्कुल करेक्ट है। आपको पता ही है कि जैसलमेर, फलोदी, पोखरण, बीकानेर इन्हीं डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, याद रखना है आपको। आगे देखिए, राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रैक्ट पाया जाता है, तो यही बात है, सेम ड्यून मुक्त का मतलब ही यही है कि बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। अभी बात करी हमने बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी, पोखरण, याद रखना है आपको। चौथा ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। फिर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, ये लाठी सीरीज क्या है? ये जो हमादा हम मरुस्थल की बात कर रहे हैं, ये ड्यून मुक्त ट्रैक्ट जिसकी बात कर रहे थे हम, इसी में एक भूगर्भिक जल पट्टी है, वही है ये। आगे बात करेंगे इसके बारे में। ऑप्शन में देखिए, भूमिगत जल पट्टी, वन संरक्षण कार्यक्रम, सेवण घास पट्टी, उपयुक्त सभी। तो जो आंसर है वो पहला करेक्ट है, भूमिगत जल पट्टी, क्योंकि ये जो लाठी सीरी क्षेत्र है इस हमादा के अंदर ही है। ये देखिए यहाँ पर आप ध्यान से, यहाँ पर एक भूमिगत जल पट्टी है जो राजस्थान से लेकर के पाकिस्तान तक जा रही है। पाकिस्तानी सीमा के सहारे मोहनगढ़ तक ये फैली हुई है। तो इस पट्टी के अंदर जल पट्टी है भूमि के अंदर। ये जो चट्टाने हैं यहाँ पर टर्सरी कालीन अवसादी चट्टाने हैं, और यहाँ तेल और गैस के भंडार भी मिलते हैं। और इसके अंदर एक चांदन नलकूप जो बहुत कम गहराई पर है, थार के घड़े के रूप में भी ये फेमस है। इतने बड़े डेजर्ट के अंदर यहाँ पर जो ये चांदन नलकूप है जैसलमेर में, इसको थार का घड़ा भी कहा जाता है। और इस पर एक प्रकार की जो घास है वो भी पैदा होती है, वो है सेवण घास, जो प्रोटीन से युक्त है और गोडावण के लिए बहुत ही खास है। तो इसके बारे में भी क्वेश्चन आता है और आपको ध्यान में रखना है। तो
लाठी सीरीज क्या है? तो ये भूमिगत जल पट्टी है। पहला आंसर बिल्कुल करेक्ट है। फिर बात करते हैं हम आगे, थार का गड़ा किसे कहा जाता है? अभी बात करी हमने चांदन नलकूप को। फिर देखिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर भी है कि थार मरुस्थल में लाठी सीरीज के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, बालू का स्तूपों की अधिकता, ये जो ऑप्शन है इसकी बाद में बात करते हैं। ये देखिए, प्राकृतिक तेल गैस भंडार, ये तो है इस पथरीला जो ये मरुस्थल है इसके अंदर, ये तो सही है। दूसरा, अवसादित चट्टानों से निर्मित क्षेत्र है ये, तो बिल्कुल ये जो हमारा मरुस्थल है इसी के अंदर लाठी सीरीज है और यहाँ अवसादित चट्टानों से निर्मित क्षेत्र है। फिर चौथा देखिए, भूमिगत जल का अच्छा भंडार है, मीठे पानी का ये भंडार है ये। तो देखिए दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन तो सही है, लेकिन ये जो पूरा हमादा मरुस्थल है इसमें कोई बालू का स्तूप बनते ही नहीं है क्योंकि एक पथरीला मरुस्थल है। इसलिए पहला ऑप्शन देखिए आप, बालू का स्तूपों की अधिकता, हाउ इज इट पॉसिबल? यहाँ तो अधिकता की तो बात ही छोड़ो, बिल्कुल है ही नहीं। तो ये वाला पहला जो ऑप्शन है यहाँ करेक्ट होगा। आगे देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि आपको साथ के साथ यही रिवीजन हो जाए, याद हो जाए। किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान यानी नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है? और एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये तो आपको ऐसे ही याद रखना है, ये जैसलमेर में है स्टूडेंट। ओके, तो सेकंड वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। जैसलमेर स्थित आकल काष्ठ जीवाश्मों की आयु लगभग कितनी मानी गई है? इनकी जो यहाँ से जो ये काष्ठ जीवाश्म प्राप्त हुए हैं इनकी आयु कितनी मानी गई है? तो इसकी जो आयु है लगभग 18 करोड़ वर्ष की मानी गई है और ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आपको याद रखना है। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन इसी के बारे में है। देखिए, राजस्थान में आकल काष्ठ जीवाश्म उद्यान किस स्थान पर स्थित है? तो जैसलमेर के अंदर है और ये गांव है आकल, उसी के अंदर स्थित है, तो यहाँ ये सही होगा, सेकंड ऑप्शन। फिर देखिए, निम्न में से थार मरुस्थल के भाग हैं, तो कौन सा भाग है थार का मरुस्थल का? तो देखिए, गोडवार प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, बनास का मैदान और घग्गर का मैदान। आप देखिए, इसमें से सिर्फ और सिर्फ बनास का जो मैदान है वो अरावली का पार्ट है स्टूडेंट, आपको पता ही है। बाकी गोडवाड़ प्रदेश, शेखावाटी, हनुमानगढ़ और गंगानगर वाले क्षेत्र में आता है। सॉरी, घग्गर का जो मैदान है हनुमानगढ़ और गंगानगर में आता है। शेखावाटी आपको पता ही है, चूरू, सीकर, झुंझुनू ये वाले डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर। और गोडवार प्रदेश तो आपको पता ही, लूनी बेसिन और जो क्षेत्र है गोडवार उसको ही कहते हैं। तो ये तीनों ही मरुस्थल के अंदर आते हैं। तो आप देखिए कौन से ऑप्शन में ठीक बैठ रहे हैं, थर्ड नहीं है। तो देखिए तीसरा ऑप्शन, पहला, दूसरा और चौथा, यानी कि तीसरा ऑप्शन है जो बिल्कुल करेक्ट है। फिर बात करते हैं आगे। एक क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ, देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है? आंतरिक प्रवाह किस के लिए जाना जाता है? ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसको आंतरिक प्रवाह का नाम भी दिया गया है? तो जो हमारा शेखावाटी क्षेत्र है वो आंतरिक प्रवाह के नाम से फेमस है स्टूडेंट। तो आपको इसको एज इट इज याद रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन, लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृतिक क्षेत्र का एक भाग है? लूनी बेसिन की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली मरुस्थल के अंदर ही आएगा, पश्चिमी मरुस्थल में, यही करेक्ट है। गोडवार प्रदेश को यह भी कहा जाता है, यह भी आप समझ रहे हैं, गोडवार प्रदेश को लूनी बेसिन भी कहा जाता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन में आप पहला ही देखिए, लूनी जवाई बेसिन,
तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर बार बार रिपीट हो रहे हैं स्टूडेंट। एक क्वेश्चन ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान बांगर या फिर अर्ध शुष्क में सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन में एक बात लिखी हुई है, राजस्थान बांगर और अर्ध शुष्क, यानी कि जो राजस्थान का अर्ध शुष्क वाला राजस्थान है उसे बांगर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है स्टूडेंट, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। जिस तरीके से लूनी बेसिन को गोडवार प्रदेश कहा जाता है, उसी तरीके से अर्ध शुष्क राजस्थान का जो पार्ट है उसमें बांगर भी है नाम, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें क्वेश्चन पूछना नहीं है इसके अंदर कौन सा क्षेत्र नहीं आता है, तो पूरा जो हमारा अर्ध शुष्क राजस्थान आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला क्षेत्र, इसको हमने अर्ध शुष्क राजस्थान नाम दिया ही है। ये शुष्क राजस्थान है, ये अर्ध शुष्क है, इसमें नहीं है। तो हमारा जो शेखावाटी क्षेत्र है वो तो आंतरिक प्रवाह का मैदान है ही, गोडवार प्रदेश भी है, नागौर की उच्च भूमि भी है, गग्गर का मैदान भी है। तो आपको बताना है कौन सा नहीं है इस ऑप्शन को देख करके। देखिए, गोडवार प्रदेश, आंतरिक प्रवाह का मैदान, नमकीन झीलें, तो नमकीन जो खारी झीलें हैं प्रायः वो तो आएंगी ही इसमें। तो आप देखिए नहीं है, यानी 56 का जो मैदान है ये नहीं है, क्योंकि ये तो डूंगरपुर बांसवाड़ा के यहाँ पड़ता है। तो ये फोर्थ ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, हमारे जो नागौर की उच्च भूमि, ये क्षेत्र वैसे ही उच्च भूमि के नाम से राजस्थान में फेमस है, तो इसकी जो ये ऊंचाई है कितने मीटर है, ये आपको डेटा याद रखना है। तो ये स्टूडेंट 300 से 500 मीटर है, याद रखिएगा इसको। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ। फिर आगे बढ़ते हैं। शेखावाटी क्षेत्र राजस्थान के किस भू-आकृतिक विभाजन का भाग है? तो पूर्वी मैदानी क्षेत्र में तो शेखावाटी क्षेत्र नहीं आता है। पश्चिमी मरुस्थली मैदानी क्षेत्र, ये भी सही बात नहीं है। मरुस्थली और मैदानी क्षेत्र, अरावली क्षेत्र ये भी नहीं है, यानी कि हमारा जो शेखावाटी क्षेत्र है अर्ध शुष्क मरुस्थल के अंदर ही आता है। आपने पहले भी नक्शे में इसको मैप में देखा है। तो थर्ड जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन देखिएगा, गग्गर का मैदान स्थित है कहाँ है? डिस्ट्रिक्ट ध्यान रखने हैं आपको। ये गग्गर का मैदान हमने बात करी है, देखिए इस मैप के अंदर यहाँ ऊपर टॉप पर ही, जहाँ हमारे हनुमानगढ़ और गंगानगर जो डिस्ट्रिक्ट है लोकेटेड है, देखिए आप यही गग्गर का मैदान है ये। तो आप क्वेश्चन पे जाएंगे, गग्गर का मैदान स्थित है, देखो ऑप्शन में दिखाई दे रहा है गंगानगर व हनुमानगढ़। थर्ड आंसर करेक्ट है। फिर आगे बात करें, किस भू आकृतिक प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मंगरा स्थित है? तो आप देखिए सेकंड जो लूनी बेसिन है, हिंगलाज माता वहां की फेमस है, तो यहाँ सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बांगड़ प्रदेश की भी हमने बात करी ही है कि राजस्थान के किस अंचल को बांगड़ प्रदेश भी कहा जाता है? तो जो शेखावाटी क्षेत्र आ रहा था हमारा, देखिए इस अर्ध शुष्क मरुस्थल के अंदर गग्गर का मैदान शेखावाटी क्षेत्र है, ये नागौर की उच्च भूमि है, यही लूनी बेसिन भी है, लूनी जवाई क्षेत्र है, नदियों का पूरा ही बेसिन मतलब, और इसी को गोडवार क्षेत्र के अंदर ही इंक्लूड है ये। तो ये क्वेश्चन जो कह रहा है इनमें से बांगड़ क्षेत्र प्रदेश किसको कहते हैं? तो स्टूडेंट ये जो शेखावाटी क्षेत्र हमारा है इसको बांगड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, वागड़ नहीं बांगड़। और गोडवार क्षेत्र जो है वो लूनी बेसिन के क्षेत्र को कहा जाता है। यहाँ आपकी कंफ्यूजन क्लियर हुई होगी। देखिए आगे ऑप्शन में जाएंगे, बांगड़ प्रदेश भी कहा जाता है तो हाड़ौती अंचल, शेखावाटी अंचल, माही का मैदान, बनास बेसिन। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा।
फिर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ और दिखाई दे रहा है कि राजस्थान में विश्व के प्राचीनतम पर्वत पाए जाते हैं जो कि गोंडवाना लैंड के भाग हैं। प्राचीनतम सबसे पुराने, आपको पता ही है कि हमारे जो स्थलाकृतियां हैं इनमें से सबसे प्राचीनतम कौन सी है, तो अरावली। तो इसमें जो फोर्थ ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल करेक्ट। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ये अरावली पर्वत की श्रेणियां हैं का जो विकास का काल किस काल में होना माना जाता है, किस समय में ये विकसित हुई है। तो इनमें से क्वेश्चन में हमने पढ़ाई है इसके बारे में, प्री कैम्ब्रियन युग में इसका विकास माना जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये देखिए आप, अरावली किस प्लेट से अलग हुई? तो ये यूरेशियन प्लेट से अलग हुई है। आपको यदि याद रखना इस चीज को भी, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि अरावली किस प्लेट से अलग हुई, तो यूरेशियन प्लेट से अलग हुई। स्टूडेंट, वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है किस रूप में, किस तरीके से है, हमने कई बार पढ़ा है इसको। तो देखिए, ये अवशिष्ट पर्वतों के क्षेत्र के रूप में, इनमें से जो सबसे सटीक आंसर है आप देखिए, अवशिष्ट पर्वतों के क्षेत्र के में ये विद्यमान है। जो थर्ड ऑप्शन हमारा है वो बिल्कुल करेक्ट है। एक क्वेश्चन ये देखिएगा अरावली पर्वतमाला के बारे में ही। ये एक विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला तो है स्टूडेंट, पर यह अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में वर्तमान में भी है, इसलिए ये वाला ऑप्शन यहाँ सबसे सटीक है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है वर्तमान में, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा जो कि गुजरात में है से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? देखिए आप, हमारे राजस्थान में जो है कुल इसकी लंबाई कितनी है और हमारे राजस्थान में कितनी है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो देखिए, इसकी टोटल अरावली की जो लंबाई है अरावली पर्वतमाला की, वो है 692 किलोमीटर। उसमें से 550 किलोमीटर जो है राजस्थान में है। तो खेड़ ब्रह्मा से लेकर खेतड़ी तक की जो इसकी लंबाई है, सेकंड ऑप्शन जो आपका है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि कुल लंबाई अगर देखी जाए तो 692 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान में 550, सेकंड ऑप्शन करेक्ट। आगे देखिएगा, अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व जाती है? देखिए स्टूडेंट, आप अरावली पर्वतमाला गुजरात से आ रही है और यहाँ से इस तरीके से दिल्ली की रायसीना पहाड़ी तक ये टोटल जा रही है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है उत्तर पूर्व की, दक्षिण पश्चिम से तो ये आ रही है, दक्षिण पश्चिम से आ रही है और उत्तर पूर्व की ओर जा रही है। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट से ये जा रही है हमें यहाँ देखना है। जालोर, उदयपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही। तो सिरोही से ये राजस्थान में एंटर कर रही है। सही ऑप्शन इसका चौथा वाला है। आगे देखिएगा, जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह है, चौड़ाई बढ़ती हुई जा रही है ना। तो आप देखिएगा, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चौड़ाई बढ़ती जाती है। उत्तर पूर्व से जैसे ही हम इस तरीके से जाते हैं स्टूडेंट, आप देखिए उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जाते हैं तो इसकी चौड़ाई बढ़ती हुई जाती है। तो आंसर सही क्या होगा? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, इस तरीके से। ऑप्शन में देखिए, पहला जो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। आगे देखिए, अरावली पर्वत का विस्तार है। तो अरावली पर्वत का विस्तार आपको पता ही है, गुजरात से ये शुरू हो रहा है खेड़ ब्रह्मा से, और पालनपुर दिल्ली तक
देखिए रायसीना की पहाड़ियाँ जाती गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक। ऑप्शन के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश से तो नहीं है, राजस्थान के उदयपुर से भी नहीं है, और उत्तर प्रदेश से आगरा ये भी गलत है। तो थर्ड वाला जो है गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक, ये वाला करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन ये देखिएगा, अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिणी जड़ जहां से प्रारंभ होती वह स्थान कौन सा है? तो सुदूर दक्षिणतम जो है अरावली, देखिए यहाँ पे व्याख्या भी लिखी हुई है, आप थोड़ा समझिएगा। अरावली पर्वतमाला का उद्गम सुदूर दक्षिणतम क्षेत्र अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप से माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ध्यान रखिएगा। दक्षिणतम क्वेश्चन में पूछा गया है कि सुदूर दक्षिणी जड़ कहाँ से प्रारंभ हो रही, तो अरब सागर के तल से मिनिकॉय द्वीप जो है लक्षद्वीप के अंदर, वहां से माना जाता है। इसी कारण अरब सागर को अरावली का पिता भी कहा जाता है। इस फैक्ट को एज इट इज याद रखिएगा स्टूडेंट। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये देखिए अरावली के बारे में, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे ऊंचा है इसमें से? तो देखिए अरावली पर्वतमाला, थार का मरुस्थल, हाड़ौती का पठार और पूर्वी मैदानी अंचल। अब नोन है कि अरावली पर्वतमाला ही है जो सबसे ऊंची है, गुरु शिखर आप जानते ही हैं। फिर आप देखिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक इनमें से कौन सा है? तो ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया। जल विभाजक आप देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अरावली की पहाड़ियाँ, बूंदी की पहाड़ियाँ, अलवर की पहाड़ियाँ और मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। तो जो ऑप्शन में पहला है अरावली की पहाड़ियाँ, यही करेक्ट आंसर है। क्यों करेक्ट है कि आप देखिए मैप के अंदर, जैसे ही मानसून यहाँ से झालावाड़ से एंटर करता है और ये जैसी अरावली की पहाड़ियाँ यहाँ हैं, इसको रोकती है और यहाँ अरावली में अच्छे से बारिश होती है, और यहाँ पर जो ये अरावली की 50 सेंटीमीटर ये जो रेखा है, ये वर्षा जल विभाजक रेखा इसको कहा जाता है। इसको याद रखना आप, क्योंकि ये अरावली हाइट ऊपर है और ये आधा मानसून, आधे से अधिक बारिश जो है अरावली के इस क्षेत्र में हो जाती है। जो बारिश है उसको आधा बांट देती है ये रेखा, इसलिए इसको जल विभाजक भी कहा जाता है। अरावली का ही एक क्षेत्र है और इसीलिए इसको एग्जाम में पूछा गया है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे वाले वीडियो में क्लियर करेंगे। मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसके जो PYQ क्वेश्चन हमने करे हैं वो भी बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। उद्देश्य कोई कठिन नहीं, सफल वही जो रुका नहीं। थैंक यू।